अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। समन्वित खेती करके अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। गेहूं की फसल में रोगों की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, जैसा कि दिन प्रतिदिन जोत का आकार कम हो रहा है, जिससे किसानों को फसलों से अच्छी आय नहीं मिल पा रही है, ऐसे में यदि आप समन्वित खेती करते हैं तो कम एरिया में भी अच्छी आय ले सकते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवा रहे हैं, जो समन्वित खेती करके अच्छी आय कमाते हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं समन्वित खेती, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं पिछले कई सालों से खेती में अलग अलग नवाचार करके मैंने जो देखा है, उससे मेरी आमदनी और जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज किसानों की जीवन शैली को देखते हुए सबसे बड़ा बदलाव उसको प्रकृति के साथ में करना चाहिए। किसान की जो मेन आजीविका थी, पुराने रूप से जो खेती करते थे, पारंपरिक खेती करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की आज आवश्यकता है। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि सह व्यवसायों को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वह एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यह किसान भाई, जिससे यह अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो मैंने मेरे खेत में शुरू किया है ये डेवलपमेंट। मैंने आंवले के पेड़ लगाए, मैंने नींबू के पेड़ लगाए, मैंने सहजने के पेड़ लगाए चारों तरफ बाउंड्री की तरफ, और लेसवे के पेड़ भी मैंने लगाए। और इन पेड़ों से जो मेरे को जो लगातार इनकम हो रही है वो तो होती ही जा रही है, लेकिन उसमें मैं नीचे जो ज़मीन में परत है उसमें मैं भैंसों के लिए चारा उत्पादन कर लेता हूँ। कई बार जो है घर के लिए खाने के लिए सब्जियाँ उगा लेता हूँ। थोड़ी बहुत सब्जियाँ अगर एक्सचेंज होती है तो वो मार्केट में भी जाती है, उसका भी मुझे भाव मिलता है। सब्जियों में हम इन पेड़ों के नीचे जैसे गर्मियों की फसल उगताते हैं तो उस फसल में कभी भी पानी की इतनी प्यास नहीं आती जो खुली फसल में आती है। सर्दियों में ये बड़े पेड़ उन सब्जियों का बचाव करते हैं, जो छोटे पेड़ हैं उनको वो बचा के रखते हैं। और इसमें खाद की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब नीचे छोटे पेड़ों में पानी जाता है तो ऊपर वाले पेड़ों को भी अपना आप उसका संतुलन बन जाता है। और अब
मेरे खेत में कभी आकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बाउंड्री वाल के लिए भी मैंने ऐसे पेड़ लगा दिए जिनको कोई आवारा जानवर भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, और अंदर जो है ना ऐसे पेड़ लगाए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा छाया नहीं होती है और सीजन के हिसाब से। सेंजना मैंने चारों तरफ बाउंड्री की तरफ लगाया है, तो सेंजने से क्या हो रहा है कि उसकी फलियाँ सब्जियों में भी काम में आती है, इंसान के लिए भी काम में आती है, और उसका तीसरा रूप है कि जानवरों को भी हम इसकी कटिंग करके साल में 2 बार इसकी 2 फुट पे टहनियाँ काटी जाती हैं, 2 फुट ज़मीन से छोड़ करके, जिसकी पूरी फली जो है वो जानवरों को चारे के काम में आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। जो जानवरों में सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम की पूर्ति है वो सेंजना करता है। इसी तरीके से जो दूसरा पेड़ है जो मेरे यहाँ मैंने बो रखा है वो है आंवला। आंवला ऐसी फसल है जो सर्दी और बारिश और गर्मी का कोई इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, और हमारे वातावरण में ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस आंवले का जब साल में एक बार जो फसल आती है वो बहुत भरपूर आती है। मेरे अगर आप खेत पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे आंवले के पेड़ हैं जिसमें 5 से 6 क्विंटल सालाना इसका प्रोडक्शन आता है। नींबू जरूर है, थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है, लेकिन घर के उपयोग का ये बहुत अच्छी फसल है। ये भी एक काम की चीज़ है। दूसरी जो चीज़ मैं कहूँगा कि किसान को अपनी कोई भी सब्जी बोने के लिए आंवले और सेंजने के नीचे वो बो सकता है, निरंतर वो लगा सकता है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक और आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यह किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने मेरे जीवन में ये नवाचार करके मेरी आमदनी बढ़ाई है। उस आमदनी में मैंने पेड़ों से भी लगातार मेरी आमदनी हो रही है, सब्जियों से मेरे घर का खर्चा बच रहा है, और तीसरी चीज़ मुझे जो बचत दे रही है वो मेरे जो पशु पालन का काम उसके साथ होता है। पशुपालन में मैं जानवरों को लगातार हरा देता हूं तो उसमें मुझे बांट कम देना पड़ता है, और बांट कम देता हूं तो मेरा फैट अच्छे हरे से आते हैं और दूध अच्छा निरंतर बना रहता है, और मैं लगातार इस पशुपालन से भी एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो एक किसान को जो 3 चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन की मिली कि उसको एक बागवानी से एक निरंतर इनकम मिल रही है, घर के लिए खाने के लिए उसको सब्जियां मिल रही है, पशुओं के लिए जो चारा मिल रहा है, और पशुओं से जो दूध मिल रहा है उससे जो इनकम हो रही है, ये हर किसान भाई को करना चाहिए। आज के समय में कम रकबे में उसको सबसे ज़्यादा ये संसाधन है। और मेरा एक मैसेज है सभी किसान भाइयों से कि आप इस किसानी में जितनी आपके पास ज़मीन है उसको छोड़िए मत, खाली मत छोड़िए। पानी की कमी के लिए ये ऑप्शन आपको अपनाना होगा कि बड़े पेड़ लगा दीजिए, और बड़े पेड़ों के नीचे आप छोटे सब्जी के पेड़ लगाएंगे तो उसमें पानी और सर्दी का बचाव रहेगा, और आप निरंतर अपनी इनकम को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर जिले के मालाखेड़ा में भाजपा ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से केंद्र की योजनाओं पर राज्य में ब्रेक लग गए हैं। इसी कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। गुजरात के वडोदरा में एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कार शो का आयोजन किया गया। लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक विंटेज कार रैली हुई, जिसमें करीब 75 कारें शामिल हुई। इसमें और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश
में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल में कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों की समय पर रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। कुछ बीमारियां जो है आप देखेंगे कि जो है पौधा लगाने के बाद पत्तियों पर, कुछ जो है बाली बनने के बाद आता है, तो आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जो है अभी गेहूं लगाने के बाद पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट, जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी कहते हैं या आप उसको पर्ण अंगमारी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगा देते हैं पौधा, उसके बाद पत्तियों पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे या अंडाकार धब्बे जो है भूरे रंग का वो है शुरुआत की स्थिति में दिखाई देना शुरू करता है, और बाद की स्थिति में ये जो धब्बे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण से पूरा पौधा आपका झुलसा हुआ नज़र आता है। रोग को इसके बचाव के लिए आप जब गेहूं लगा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बीज उपचार करके लगाए होंगे। तो बीज उपचार के लिए आपको, जैसे कि जानते भी होंगे आप, कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम मात्रा या 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप जो है आप इस्तेमाल करके बीज उपचार करके आप उसको लगाएंगे। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी आपको दिखाई दे तो कई तरह का जो है फफूंदनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड की, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कम्बिनेशन वाला जो फफूंदनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डालकर आप उसका एक छिड़काव, जैसे ही आपको बीमारी दिखाई दे या इसके जो सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप एक छिड़काव कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति आपके खेत का या पौधे का ख़राब है तो आप दूसरा छिड़काव जो है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें। गेहूं का करनाल बंट रोग, यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम के लिए खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। इसके साथ ही जो दूसरा बीमारी है जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि खड़ी फसल में जब दाने बन जाते हैं उस समय, जिसको कि हम आभासी कड़ुआ या लूज स्मट कहते हैं। तो लूज स्मट के लिए ये जो है ये बीमारी जो है सीड के द्वारा या बीज जनित बीमारी है। तो बीज जनित बीमारी के लिए हमको बीज उपचार एक आवश्यक काम होता है कि बीज उपचार करेंगे। तो इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन या कैप्टान, थीरम या जो भी केमिकल हो, या मान लीजिए कि नहीं है तो आप जो है कोई भी सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिश्रण वाला उससे बीज उपचार 2.5 ग्राम की मात्रा की दर से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में को करना ये है कि आप जो है जो आक्रांत पौधा है उसके जो दान बाली है उसको आप पॉलीथीन से ऊपर से ढक देंगे और उसको काट के आप उसको ज़मीन के नीचे दबा देंगे, क्योंकि इससे जो है दूसरे पौधे जो स्वस्थ पौधे के बालियों में भी इससे बीमारी हो सकता है। चूर्णिल आसिता रोग, देश के हर उस क्षेत्र में जहां कहीं भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है इस रोग का प्रकोप देखा गया है। यह रोग इरिसिफी ग्रैमनिस फिटिसाई नामक कवक से होता है। इस रोग के लिए ठंडे क्षेत्र एवं ठंडे मौसम जहां वातावरण का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है अनुकूलित स्थिति है। प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर गेहूं के आटे के समान सफेद धब्बे के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। बाद में उपयुक्त स्थितियां पाकर बालियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पत्तियां पीली एवं फिर भूरी पड़कर सूख जाती हैं। रोगी पौधे में कल्ले कम बनते हैं तथा दाने हल्के एवं सिकुड़े हुए बनते हैं। फसल के प्रारंभिक अवस्था में यदि यह रोग प्रभावी हो जाए तो उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
तीसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग हरदा रोग कहते हैं, हरदा जो है जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है, ये 3 तरह का रस्ट होता है, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और तीसरा जो है पीला रस्ट। पीला मतलब येलो रस्ट। तो तीनों रस्ट का सिम्टम जो है अलग अलग होता है। तो ये बीमारी मुख्यतः आप देखेंगे कि बाद की स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्च के लेट मार्च की स्थिति में जो है आप देखेंगे कि ये बीमारी कभी कभी हमारे प्रदेश में दिखाई देता है। तो उससे बचाव करने के लिए आप बीज उपचार तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ बीमारियों के लिए बताया। साथ ही आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल का मात्रा जैसे ही आपको दिखाई दे तो 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दें, अथवा आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप एक छिड़काव कर दें। अगर बहुत स्थिति खराब हो तो आप दूसरा छिड़काव जो है 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने गेहूं के पौधों का बचाव कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलवर जिले के मालाखेड़ा में भाजपा ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से केंद्र की योजनाओं पर राज्य में ब्रेक लग गए हैं। इसी कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। गुजरात के वडोदरा में एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कार शो का आयोजन किया गया। लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक विंटेज कार रैली हुई, जिसमें करीब 75 कारें शामिल हुई। इसमें एक 105 साल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा, वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 52% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 26% तक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा न होने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई दें। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय यानी बुआई के 65 से 70 दिन बाद तीसरी सिंचाई दें। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम के लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और घास कुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ और सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई देने पर मैंकोजेब या रेडोमी फफूंदनाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना की फसल में फली छेदक
कीट के प्रबंधन के लिए शुरू की अवस्था में इन्हें हाथ से हटाना चाहिए। यदि इस कीट का घनत्व 1 कीट प्रति वर्ग मीटर से अधिक है तो इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंध करें। पशुओं को रात में अंदर बांधें। पीने के लिए पशुओं को ताजा गर्म पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमालपुर, जिला धौलपुर के कृषक राकेश कुमार ने। ये अरहर की फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आपके सामने अरहर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और इसमें कई रोग और कीट भी अटैक करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है और कभी कभार हमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरहर में पहला रोग लगने की। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला रोग होता है उकठा रोग। इसमें जड़ें हरे डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाता है, सफ़ेद और काली लकीरें बन जाती हैं। पौधा इसमें पनप नहीं पाता है और निढाल हो जाता है और इसकी जो जड़ें रहती हैं वो सब गलने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख कर मुरझा कर टूटने लगता है। तो किसान भाइयों, इससे सबसे पहले बचने का आसान, सबसे अच्छा और किफ़ायती और आसान तरीका ये होता है, जो उकठा रोग का जो पौधा होता है उसको ज़मीन से मट्टी सहित उखाड़ के और कहीं दूर ले जाके, जहाँ आपका खेत नहीं हो वहाँ उसको अच्छी तरीके से जला दो, ताकि ये फंगस दूसरे पौधे को इन्फेक्ट ना करे। अगर ये पौधा अगर दूसरे बाजू वाले स्वस्थ पौधे के बाजू में रहेगा तो ये स्वस्थ पौधा भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर बार ध्यान रख के करते रहना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फली भेदक मक्खी की। तो फली भेदक मक्खी जो होती है वो जब ये फसलों के ऊपर आती है तो बैठती है, तो ये अपने लार्वा को साथ छोड़ के चली जाती है। तो ये लार्वा जो होते हैं वो पनपते हैं उसके ऊपर और जो अपने जो दाल रहती है उसको वो खाना चालू कर देते हैं और ये ज़्यादातर क्लोरोफिल को ही खाते हैं। और इससे बचने का एक सबसे अच्छा सुझाव होता है कि हम इसको प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको पूरी फसल के ऊपर छिड़क देंगे और ये हमारी फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचा लेगा। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पोर्ट बोरर की। ये कीड़ा
पूरी फसल के अंदर लगता है। ये फसल की जो फलियां रहती हैं उसको खाता है। जब ये फसल की फलियों को खाता है तो फलियों का आकार भी बदलने लगता है। इसको सबसे अच्छी तरीके से ख़त्म करने का तरीका होता है कि ये आपको अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हाथों से निकाल दीजिए। जो पोर्ट बोरर होता है हम उसको पूर्ण रूपेण ख़त्म करने के लिए इंडोक्सा कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 ml प्रति लीटर के ml से यूटिलाइज करके हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।